हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर एक बार फिर से आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म कैरियर अकेडमी कुंडा में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने चल रहे हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम समझने वाले हैं रैखिक समीकरण होते क्या हैं। उसके बाद समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, और साथ ही साथ हम समझने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के क्या क्या तरीके इस एनसीईआरटी ने हमसे पूछा है। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से आप अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिए और उन्हें बताइए कि कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑफिशियल चैनल पर आपकी क्लासेस बोर्ड एग्जाम के लिए रेगुलर चल रही हैं और जल्द से जल्द जुड़िए। अगर आप भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास से संबंधित कोई वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक जरूर पहुंचे। चलिए बात ना करते हुए ज्यादा शुरू करते हैं। जो हमें पढ़ना है क्या है भैया, हमें जो पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 3 है। तो सबसे पहले इसमें हम समझने वाले हैं अपने पास चैप्टर 3, जिसका नाम है अपने पास दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। हम ये समझेंगे कि अपने पास दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसके बारे में समझने चल रहे हैं। जैसे हम इसके पहले लेक्चर में बहुपद को पढ़ चुके हैं या बहुपद की क्लास देख चुके हैं, तो बहुपद में हमने समझा सर बीजीय व्यंजक क्या होता है। व्यंजक अर्थात जिसमें कोई इक्वेशन की बात नहीं आती है, ना ही कोई असमिका या सर्वसमिका का चिन्ह लगता है। तो इसका मतलब हो जाएगा फिर हमें समझना यह है कि व्यंजक क्या है। सर अगर हम व्यंजक की बात कर लें तो व्यंजक को हम लोग हमेशा पॉलिनोमियल या बहुपद के नाम जानते हैं। जैसे अपने पास ax² प्लस bx प्लस c, ये जो हमें दिख रहा है इसी को हम व्यंजक कहते हैं। अगर इसमें क्या इक्वल लगा दिया जाए और इक्वल लगाकर कुछ ना कुछ लिख दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्वेशन कह देते हैं। तो अपने पास जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा भैया, समीकरण का मतलब होता है जिसमें हम लोग बराबर, समीकरण का मतलब जिसमें हम बराबर का चिन्ह प्रयोग करने वाले हैं। जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। सर अगर कहीं ऐसा दिख जाए तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, समीकरण पढ़ते हैं। क्या हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा? नहीं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 4 इक्वल 0 भी लिख सकते हैं, या 6x प्लस 3y बराबर 5 भी लिख सकते हैं, या इसके साथ ही साथ 9x² प्लस 8x प्लस 6 इक्वल 0 ये भी लिख सकते हैं। सर ऐसा फॉर्म या ऐसा कभी भी कहीं भी लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना है ये क्या है, अपने पास द्विघात समीकरण। सर जब भी, अच्छा द्विघात समीकरण नहीं भैया, हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये जो है ये सर द्विघात समीकरण है और इसमें एक ही चर आया है, तो सर इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें देखो दो चर आए हैं सर, दोनों चर आए हैं मतलब कौन, एक तो चर x है और दूसरा चर कौन है, y है। तो इसका मतलब सर ये दो चर वाला हो गया। और दोनों चर की घात कितनी कितनी है, सर दोनों चर की घात एक एक है। सर घात एक का मतलब ही होता है रैखिक, और कितने चर हुए, दो चर हुए, तो इसका मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको कहते हैं। जैसा कि ये हमने बेसिक फॉर्म लिख रखा है x और y। तो abc क्या है सर, abc अचर वैल्यू है, मतलब रियल नंबर है। अगर abc रियल नंबर है तो इसका मतलब जो x और y है ये अपने पास चर हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं, जैसे हमसे कोई पूछ ले भैया क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप कह दें, इसी को हम मानक रूप भी कहते हैं, मानक रूप भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। वो क्या होता है सर, मानक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। सर इसको कहा जाता है द्विघात, क्या द्विघात बार बार आ रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक, x और y क्या है अपने चर हो जाएंगे, a b c क्या है अचर हो जाएगा।
अच्छा हमको चाहिए क्या सर, रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ना है। अगर हमें युग्म पढ़ना है तो युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। अगर सर जोड़ा चाहिए तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे भैया, फिर युग्म की जब बात आ जाएगी तो हम एक समीकरण को ऐसा लिखेंगे, क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और फिर हम दूसरे को क्या लिखेंगे, दूसरे को लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सर ये अपने पास पहला इक्वेशन हो जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो हम इसे कहते हैं रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म। लेकिन कितने चर आए हैं सर, x y दो चर आए हैं, इसका मतलब सर ये दो चर वाला क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। बात समझ में आई। अब हम इसको समझेंगे, इसको हल करने के क्या क्या तरीके हैं भैया। जब इसके हल की बात आ जाए तो हल करने के अपने पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है भैया आलेख बना करके, आलेखीय विधि, और एक होता है भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय में क्या करते हैं भैया, इसके तीन पार्ट हम कर सकते हैं। एक तो जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा अपने पास जो होता है जिसको हम कहते हैं विलोपन विधि, विलोपन। और सर तीसरा जो अपने पास हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं वज्र गुणनखंड। क्या कह देंगे यहाँ पे तीसरे को, वज्र गुणनखंड। यहाँ पे जो तीसरा नंबर अपने पास हो जाएगा, पहला, दूसरा, और जो तीसरा होगा वो हो जाएगा वज्र गुणनखंड। तो अपने पास तीन मेथड ये हो जाएंगे, और आलेख बना के हल कर दिए तो फिर टोटल हमारे पास चार तरीके हो जाएंगे इसको हल करने के। आई बात समझ में। चलिए फिर थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाया जाए और समझते हैं क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हमसे पूछता है भैया, अगर आलेख बना के समझें तो हम कैसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास रैखिक समीकरण का युग्म है उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे आलेख बना के समझें, आलेख बना के समझें तो क्या हो सकता है सर, पहला आलेख तो हमारे पास ये बनता है कि सर दो रेखा ले लो और एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट कर दें। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट, एक का नाम L1 और एक का नाम L2 रख दें। तो ऐसी रेखाएं जब एक दूसरे को काटे तो सर कॉमन पॉइंट एक ही है। सर कॉमन पॉइंट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ये दोनों का क्या होगा, वो हल होगा। अगर सर कोई भी सॉल्यूशन आ जाए किसी समीकरण का तो उस समीकरण को यानी उसके हल को उस समीकरण में रखा जाएगा तो उसके LHS और RHS पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसी रेखा को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा में होता क्या है भैया सर, प्रतिच्छेदी रेखा में दोनों रेखाओं पर क्या एक कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों का क्या होता है, हल होता है, जिसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और ऐसा अद्वितीय है इसका, इस केस में क्या होता है, ये केवल एक ही होता है। केवल कितना होगा भैया, एक हल होगा, केवल एक हल। जब कभी आपको लग जाए कि सर हमारी जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काट रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। और ऐसा केवल एक ही होगा, मतलब उस इक्वेशन का। दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा, दूसरा जिसमें हम लोग लाइन को ऐसा बना लेते हैं, एक लाइन ये हो जाएगा, एक लाइन ये। सर इसको L1 का नाम दे देते हैं, इसको L2। ऐसे केस में मुझे लग रहा है सर जो L1 और L2 है एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। जब कभी नहीं काटेंगे तो दोनों में कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। जब कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। सर अगर ऐसी बात है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा। क्या कह देंगे, समांतर रेखा। और याद रखना भैया, समांतर रेखा है तो समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ना ही कोई कॉमन पॉइंट है, ना ही कोई हल होगा। जब कॉमन पॉइंट होगा तभी हल होगा, कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो हल नहीं होगा। ऐसे केस में हम इसे क्या कहेंगे, कोई हल नहीं। और इसके साथ ही साथ जब कोई हल नहीं है तो संगत और असंगत की बात करते हैं, भी आगे बात कर लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा सर, जो तीसरा पॉइंट अपना मिलेगा इसमें हम लोग कहते हैं सर कोई एक लाइन ये खींच दिया हमने,
ध्यान से समझोगे, मैंने एक लाइन ये खींच दिया जिसपे मैंने कहा L1, ये L1 हो गया। अगर इसी पर मैं दूसरी लाइन भी क्या करूं, खींच दूं कुछ ऐसा, इसी पर मैं दूसरी लाइन को भी खींच दूं, ये L1 और L2 को, L1 और L2 को क्या कर दूं, एक ही स्थान पर कर दूं। अगर L1 भी वही है, L2 भी वही है, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं संपाती रेखा। क्या कहते हैं, संपाती रेखा। और अगर ये संपाती रेखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर संपाती रेखा में कॉमन पॉइंट कितने आएंगे, ध्यान से समझना भैया। जब पहली रेखा पर दूसरी रेखा चलना प्रारंभ की होगी तो जितने पॉइंट थे, बहुत ढेर सारे पॉइंट कॉमन में आए होंगे। सर ढेर सारे पॉइंट का मतलब हुआ, जैसे मान के चलो कोई सड़क गई है और हम उस पर चलना प्रारंभ करें तो उसके जितने पॉइंट होंगे सबको क्या करेंगे, कवर करते हुए जाएंगे, संतुष्ट करते हुए जाएंगे, या फिर टच करते हुए जाएंगे। अगर सर सभी पॉइंट पर हम टच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि संपाती रेखा में सॉल्यूशन अनंत होते हैं। तो संपाती रेखा में अगर कोई हमसे पूछे हल कितना हो गया, तो सर हल क्या होते हैं, हल अनंत होगा, अनंत होगा। ये अपने पास अगर हम आलेख बना के समझे तो अपने को 3 कंडीशन मिलती है सर, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन और सब तीसरी कंडीशन ये है, जिसमें क्या समझे, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन, और क्या हो जाएगा एक अपने पास है जिसको हम लोग कहते हैं संपाती। ठीक है, क्या कह देंगे, संपाती कह देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा समीकरण बनाते हुए समझते हैं क्या क्या होता है इस केस में। अगर हम समझें तो जैसे अपने पास क्या भैया, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। अगर हम रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं तो अपने पास जो पहला समीकरण जिसको हम लोग लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये अपना पहला इक्वेशन होता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये अपना दूसरा इक्वेशन है। अब अगर ऐसे इक्वेशन देके हमसे पूछे बताइए संपाती है कि नहीं है, संपाती के साथ साथ पैरेलल है कि नहीं है, इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे x y के जो गुणांक हैं उनका अनुपात। क्या निकालेंगे, अनुपात। किसका अनुपात निकालेंगे, a1 अपान a2 कामा b1 अपान b2 कामा c1 अपान c2 की तुलना करते हैं, कि तुलना, अगर अनुपात निकाल लिए हैं तो तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे भैया तो क्या क्या मिलेगा, सब तुलना करने पे पहला केस हमको ये मिल सकता है इसमें कि a1 जो है a1 और a2 का जो रेशियो है वो डज नॉट इक्वल हो b1 और b2 के। अगर पहला ही रेशियो बराबर ना हो, a1 और a2 का जो रेशियो है वो b1 और b2 के बराबर ना हो, तो इस केस में क्या होता है भैया, इस केस में रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और क्या होगा सर, प्रतिच्छेदी में होता क्या है सर, प्रतिच्छेदी में एक हल होता है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, केवल एक हल होगा। अगर केवल एक हल है तो एक हल को हम लोग कहते हैं क्या है सर, एक हल को हम अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और सर अगर किसी भी इक्वेशन के सॉल्व हो रहे हैं, हल हो रहे हैं, तो उसे हम संगत कहते हैं। क्या कह देंगे, संगत कह देते हैं, संगत। ये बात जरूर याद रखेंगे। तो रैखिक समीकरण में पहली कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन क्या है सर, दूसरी कंडीशन होता है कि अगर हम a1 अपान a2 का अनुपात b1 और b2 के साथ तुलना कराएं और ये बराबर आ जाए, लेकिन c1 और c2 के साथ तुलना कराने पे बराबर ना हो, मतलब पहला वाला रेशियो a1 a2 का b1 b2 के साथ इक्वल है लेकिन c1 c2 का रेशियो बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी,
समांतर होंगी, समांतर होंगी। समांतर के केस में क्या होता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं भैया, जब कोई हल नहीं है तो इसको हम असंगत पढ़ते हैं। क्या पढ़ देंगे, असंगत, ये असंगत। तो इसके इतने कंडीशन बन जाएंगी अपने पास। और जो तीसरी कंडीशन अपने पास बन के आती है वो क्या है, तीसरी कंडीशन में हम कहेंगे A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर हो जाए तो भैया, तीनों बराबर हो तो हम कह देंगे रेखाएं, रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाती, संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगे। संपाती के केस में हल क्या होता है भैया, अनंत हल होते हैं। और जब अनंत हल हो तो कोई हम एक निश्चित मान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इसके हल कितने हैं, अनंत हैं। और जिसके सॉल्यूशन होते हैं उसको हम क्या पढ़ते हैं, संगत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, संगत। ये और ये क्या है, असंगत। तो ये बातें हमें तीन याद रखनी है, संगत, असंगत क्या है, उसके साथ प्रतिच्छेदी क्या होता है, समांतर क्या होता है, संपाती क्या होता है। समांतर के केस में कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने हल आएंगे, प्रतिच्छेदी के केस में कितने हल आएंगे, प्रतिच्छेदी में कौन बराबर होगा, कौन बराबर नहीं होगा, संपाती में कौन रेशियो के बराबर नहीं होगा, ये आपको सब याद रखना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और शुरू करते हैं, अपने पास क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे पहले सवाल में हमसे कहा है, पहले आप ये कथन दिया गया है जो कि पुरानी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में हमसे कहा युग्म बनाइए और उसके साथ ही साथ ग्राफ बना के हल करना है। ऐसे एक दो क्वेश्चन मैंने अपने आप से डाल दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ग्राफ कैसे बनाया जाए, इन्होंने कहा पहले आप इसका इक्वेशन बनाइए और जब ये इक्वेशन बन जाए तो इसका ग्राफ बनाओ और ग्राफ बना के मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। सर सॉल्यूशन क्या होता है, हल क्या होता है, हल x y, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कितने चर होंगे सर, दो। तो इसका मतलब हल का मतलब वही चर अपने पास x का मान और y का मान क्या होगा, जिसको हम समीकरण में रखें तो समीकरण के दोनों पक्ष LHS RHS, बायां पक्ष दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। उसी को हम लोग कहते हैं समीकरण का सॉल्यूशन, समीकरण का हल। चलिए फिर शुरू करते हैं। सॉल्व में क्या है अपने पास, हमसे कहा गया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। देखो भैया हम पढ़ रहे हैं कैसा, रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लड़कों की संख्या मान लेंगे। क्या माना, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या यहां पे हम मान लेंगे क्या है x, ये, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या मान लेंगे हम यहां पे y। हमें दोनों का बात पता चल गया। अब देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब हुआ जो अपने पास फर्स्ट कंडीशन है उसमें अगर हम दोनों को जोड़ दें x प्लस वाई को तो कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये सर 10 विद्यार्थी हैं, 10 के 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी में भैया बॉयज भी शामिल हैं गर्ल्स भी शामिल हैं। तो जब दोनों को मिला देंगे बॉयज की संख्या को गर्ल्स की संख्या को तो दोनों कितने हो जाएंगे, जोड़ करके 10 हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, दोनों को मिला के 10 कर लिया है। अब हमसे क्या कहा गया है सेकंड कंडीशन में, सर सेकंड जो कंडीशन अपने पास है उसमें कहा गया है लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कियों की संख्या मतलब y। ये सर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, मतलब ये लड़कियां हैं और ये क्या है लड़के। सर इस लड़कों से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो ये हो गया अपना इक्वेशन दूसरा। ये सर हमें बनाना है इनका ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1
समीकरण एक से कुछ पॉइंट्स ढूंढेंगे। एक से क्या ढूंढने वाले हैं, देखो ध्यान से, अपने पास है x प्लस वाई बराबर 10। इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, ये ऐसा कुछ, ये यहां लिखेंगे x और यहां लिख देंगे y। अब मुझे ना अपने आप से एज्यूम, मानते हुए, क्या मानेंगे, कुछ भी मान लेते हैं, मतलब x y का मान चाहे प्लस में माने या फिर माइनस में, तो हम ले लेते हैं x का मान 0। सर x का मान 0 लेते ही y बचेगा और y का मान कितना बचेगा, 10। मैं सोच रहा हूं x का मान रख दूं 5, x का मान 5 उधर जाएगा माइनस में, तो y का भी मान क्या आएगा, 5, क्योंकि 5 5 10। और अगर मैं इसको 10 मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम समीकरण 2 से बात कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, y इक्वल है x प्लस 4 के, ये ऐसा है। तो इसके लिए भी हम x y का मान कुछ ढूंढेंगे। यहां पे रखेंगे x को और यहां रख देंगे y को। अब हम सोच रहे हैं x का मान एक बार 0 मान लेते हैं, 0। तो पता है y का मान कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। जहां जहां x है वहां 0 लगा देंगे तो बचेगा कौन, y, और कौन बचेगा, 4। अगर मैं x का मान लेता हूं 2 मान लूं, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। ऐसे में मान लो पीछे माइनस का 2 मान लो, तो माइनस का 2 मानोगे तो 2 मिल जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना चाहूं, थोड़ा सा आगे, और मैं मान लूं इसका -4 x को, तो ये कितना हो जाएगा, 0। अब ये अपने पास मैंने x y के कुछ मान निकाल रखे हैं, अब इनको ग्राफ में दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लेंगे कुछ ऐसा, ये देखो नीचे की ओर y का मान माइनस में नहीं है, इसलिए हम नीचे की ओर लाइन भी नहीं खींचेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ऐसा, ताकि हमें दिखता रहे। ये अपना x एक्सिस हो जाएगा और ये अपना y एक्सिस हो जाएगा, x और y। देखो सबसे हाईएस्ट मान x पर 10 है और y पर भी 10 है, तो 10 तक गिनती लिख डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। ऐसे इधर भी चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक गिनतियां हो गई हैं। आप इसको नंबरिंग कर सकते हो, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया भैया। अब चाहिए क्या, समझो ध्यान से, चाहिए मुझे x का मान 0, तो y का मान क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। x का मान 0, भैया y की लाइन पर x हमेशा 0 होता है, तो अगर x 0 हो गया तो y पर कितना जाना है, 10, तो 10 तक चले जाओ। ये वाला पॉइंट हुआ, इसको कहते हैं भैया 0,10, 0,10। फिर अगला क्या है, 5,5 पे आ जाओ, x की तरफ से 5, y की तरफ से 5 को मिलाओ भैया, सीधे डैश डैश करते हुए, तो हमको लग रहा है यही पॉइंट मिलने वाला है हमें, ये। फिर अगला क्या है, 10,0, जो कि ये वाला होने वाला है, 10,0, ये। अब इनको मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देंगे, थोड़ा सा यहाँ नंबरिंग पास पास में हो गया है, तो हम इसको कुछ ऐसा खींच देंगे, ये कुछ ऐसा जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिल नहीं रहा है, चूंकि ये जो बीच में नंबरिंग पास पास कर दिया, इधर नंबरिंग क्या कर दिया, बड़ा बड़ा, इसलिए बीच वाले को मिलाते भी नहीं है, ये ठीक है। अब अगला क्या है, x का मान 0 तो y का मान 4 है, x का मान 0 है तो y का मान कितना है, 4, ये वाला पॉइंट है, इसको लिखेंगे 0,4, ये। फिर x का मान 2 है, y का मान 6 है, 2,6, कुछ यहाँ पे मिलने वाला है मुझे, 2,6। फिर क्या हो जाएगा सर, -2,2 भी है, तो ये रहा अपना -1 और ये रहा अपना -2, तो 2,2 हमको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर
अब देखो अपने पास ये एक लाइन जा रही है, इसको हम सीधा मिलाते हुए खींचते हैं, ये ऐसा, ये तो कुछ ऐसा ये चला जाएगा। तो अब बताओ अपने पास दो समीकरण थे भैया, दोनों को मिला के क्या पता चला सर, हमें ऐसी दो लाइन दिख गई जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो इंटरसेक्ट करती हैं उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, एक सॉल्यूशन होता है, और ये रहा अपना सॉल्यूशन। ये तो कहां पे मिला, इसको थोड़ा मिलाने की कोशिश की जाए। हमें लग रहा है सर इधर से देखने पर ये हमको 7 पर दिख रहा है, और नीचे से देखने पर लगभग ये भी 3 पे आता, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया लिखने में। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 3,7। क्या लिख सकता हूं, 3,7। ये जो 3,7 आया है वास्तव में किसका मान है सर, एक मान है यक्स का 3 और वाई का मान कितना है 7। एक्स का मान 3 है और वाई का मान कितना है 7, और हमें क्या चाहिए, हमें यही तो चाहिए, यक्स का मान चाहिए और वाई का मान चाहिए। इसका मतलब लड़के 3 हुए, लड़कियां 7, बिल्कुल सही है। 3 और 7 का जोड़ 10। देखो लड़कियां 4 ज्यादा भी है लड़कों से, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं अतः अपना जो हल होगा वो क्या होगा, 3,7 हो जाएगा। अतः रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो जाएगा, अतः रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु 3,7 है। इसलिए लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7। ये हो गया अपना आंसर। जल्दी से नोट करोगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझा जाए क्या है अपने पास। तो ऐसे कुछ करना पड़ेगा आपको, ग्राफ बना के जब कहेगा तो ऐसे ही सवाल को हल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में क्या कहा है, सेम वही सवाल है और हमसे कह रहा है इस बार भी आप ग्राफ ही बना के हल करिए। तो चलिए समझ लेते हैं जल्दी से, इसका भी सॉल्व क्या है अपने पास। अगर हम इसके सॉल्व की बात कर लेते हैं तो कहा गया है 5 पेंसिल है और 7 रबर है, दोनों की कीमत मिलाते हैं तो 50 रुपए हो जाता है। 7 पेंसिल और 5 रबर में से दोनों की कीमत जब मिलाते हैं तो 46 रुपए मिलता है। हमसे पूछा है एक पेंसिल और एक रबर की कीमत बताइए। तो मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल की कीमत कितना मानेंगे, यक्स रुपए मान लेते हैं, तथा एक पेन की कीमत कितना मान लेंगे, वाई रुपए मान लेते हैं। अब देखो भैया फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन ने हमसे यह कहा है, जैसे अगर हम मान लो दुकान गए और दुकान वाले से मैंने कहा भैया मुझे एक पेंसिल चाहिए, दुकान वाले ने कहा 5 रुपए दे दो। फिर मैंने कहा 2 चाहिए, तो कह रहा 5 का दूना 10 दे दो। तो मन में मेरे चल रहा है कि सर इसका मतलब है एक की कीमत 5 और 2 चाहिए तो 5 से 2 में गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10। सर 3 चाहिए तो 5 तियां 15, लेकिन मुझे चाहिए कितनी सर 5 चाहिए। अगर एक की कीमत यक्स है और आपको 5 चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा 5x, ये हो जाएगा, प्लस एक पेन की कीमत, सॉरी पेन तो अपने पास है ही नहीं, फिर क्या है सर रबर है, आप पेन का लिख दिए, ठीक है रबर बना लेते हैं भैया, रबर। तो क्या हो जाएगा, एक रबर की कीमत वाई रुपए, 7 रबर चाहिए तो 7y बराबर क्या हो जाएगा सर, बराबर में 50 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब चूंकि ग्राफ बनाना है तो मैं यहीं से थोड़ा सा काम कर लेता हूं। क्या काम कर सकते हो भैया, मैं सोच रहा हूं यहीं से x और y का मान निकाल लूं, x और y का मान, ये x और y। मैं कह रहा हूं कि आपको इतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, मैं 2 ही बना रहा हूं। एक बार मैं x को सपोज करता हूं 0 मान लेता हूं 0, और एक बार y को 0 मान लेता हूं। अगर मैं x को 0 मान लूं तो भैया पता है y का मान आएगा 50/7, और 50/7 का मतलब कितना होता है
सर 50/7 का मतलब 7.749, एक बच रहा है 7×7, लगभग 7.1 आएगा। तो ये लगभग 7.1 आ गया। फिर मैंने कहा y को 0 मान लेते हैं। सर y को 0 मानना ये तो 5 दहम कितना हो जाएगा, 50/10 आ जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन से अपना काम हो गया। तो सेकंड कंडीशन क्या है भैया, जो अपने पास सेकंड कंडीशन है हम उसकी बात कर लेते हैं। सवाल ने हमसे कहा दोबारा आप दुकान जाइए और 7 पेंसिल लेके आइए। एक पेंसिल कितने की है, x की, तो 7 पेंसिल 7x की, प्लस 5 रबर, एक रबर 1y की, तो 5 रबर 5y की, और कीमत कितना देना है, 46 देना है। इक्वेशन सेकंड हो गया। मुझे भी यहां से x y का वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना लेता हूँ। क्या, समीकरण 2 से बात कर रहे हैं, 2 से बात चल रही है, तो टेबल बना लिया ये, और मुझे चाहिए एक बार x को 0, एक बार y को, इसलिए 2 ही डिब्बे बनाते हैं। अब चलिए x को 0 करते हैं। सर x 0 हुआ तो 46 को 5 से भाग करना पड़ेगा। सर x 0 हुआ, 46 को 5 से भाग करेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9.2 आ जाएगा। अगर मैं y को 0 मान लूं तो, सर y को 0 मान लो तो आपको 46 को 7 से भाग करना पड़ेगा, और 7 से भाग करोगे 7 छंग 42, 4 बचेगा, 4 में 0 लगा देंगे और 7 5 35, लगभग 6.6 बार जाएगा ये। अब इसका ग्राफ आपको बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे, चलिए चेक कर लेते हैं जल्दी से इसका भी काम। ये माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं है तो इधर ये लिख देते हैं, इसको x एक्सिस मान लेंगे, इसको y एक्सिस मान लेंगे। कितनी गिनतियां लिखनी है, सर x पर मैक्सिमम 10 तक है और y पर मैक्सिमम 10 तक है, तो 10 तक लिखा जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, 9 10, ये हो जाएगा। इधर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें इस पर मिलाना है इनको। चलिए एज्यूम करते हैं, जैसे हम स्केल देखते हैं ना, स्केल पटरी। सर पटरी में होता क्या है, सर 2 खानों के बीच में ना पॉइंट करके क्या होता है, 10 डिजिट नंबर लिखे होते हैं, 10 अंक लिखे होते हैं छोटे छोटे, जैसे 1.1 1.2 1.3 1. अपने पास क्या है, रफ कार्य है, कॉपी है, पेन है, तो पेन की जो नोक होती है छोटी छोटी होती है, उसके आप बीच में आप ऐसा 10 खाने बना सकते हो। तो क्या किया गया है, x का मान 0 है तो y का मान 10, सर x का मान 0 है तो y का मान ये रहा अपना 10। तो x का मान 0, y का मान 10 नहीं है, 7.1 है, तो आपने गलत कर दिया, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। हाँ यहाँ 7.1, तो सर ये 7, तो लगभग में 7.1 हमको यही मिलने वाला है ये, ठीक है। फिर अगला क्या है, सर x का मान 10 है तो y का मान 0, तो ये रहा। इनको मिला देते हैं, सर इनको मिलाएंगे इससे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये थोड़ा सा पटरी ना होने की वजह से लाइनें टेढ़ी हो गई हैं, ऐसा आप मान लीजिए सही खींचा गया है, ठीक है। अब क्या किया गया है, अगले वाले समीकरण में आ जाते हैं। x का मान 0 तो y का मान 9.2, तो सर ये रहा 9 और लगभग थोड़ा सा ऊपर 0.2 मान लेते हैं। y का मान 0 तो x का मान 6.6, बीच से थोड़ा सा आगे ऐसा, इनको मिला देते हैं तो ये ऐसा जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक लाइन पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये बताओ, ये एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसका मतलब इसके कितने हल हुए, एक ही हल हुआ है। वो कौन सा है, अगर हम इसको ध्यान से मिला देते हैं तो हमें लग रहा है 5 पर है, और नीचे मिलाने पर लग रहा है किस पर है, 3 पर है। और अगर ये 3 पर है तो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। सर x का मान 3 और y का मान 5, चेक करते हैं क्या सही है। अगर मैं यहाँ 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 तियां 15 और 7 पचे 35, 15 और 35 50, बिल्कुल अपना ये 3 और 5 ही आने वाला है। यहाँ चेक कर लो, चेक कैसे करते हैं, देखो x का मान 3 तो 7 और 3 का इंटू 21 और प्लस
y का मान 5, तो 5 पचम 25 और 25 और 21 का जोड़ कितना होगा 46 हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। कोई हमसे पूछेगा पेन की कीमत बताओ, पेंसिल की कीमत, तो हम कह देंगे अतः जो अपने पास आया पेंसिल की कीमत, पेंसिल की कीमत कितना आया भैया, 3 रुपए आ गया है। और रबर की कीमत कितनी आ गई, रबर की जो कीमत है वो आ गया अपना, रबर की कीमत जो अपना आ गया वो कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। तो बस ऐसे ही ग्राफ बना के सवालों को हल करते हैं। जल्दी से नोट करोगे तो हम आगे समझते हैं आगे कैसे हल होगा। चलिए नोट करिएगा। अगले सवाल पे आते हैं और अगला सवाल क्या पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। अगले सवाल में हमसे कहा है कि तुलना करते हुए बताइए कि रेखाएं क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या संगामी होंगी। भैया अभी हमने पढ़ा कि अपने पास जो रैखिक युग्म होते हैं वो क्या होते हैं, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म समीकरण क्या क्या है। अगर हम इनकी बात कर लेते हैं तो पहला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये अपना पहला इक्वेशन था। दूसरा था अपने पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा इक्वेशन था। पहले में हमने ये सीखा कि अगर a1 अपान a2 बराबर ना हो b1 अपान b2 के तो क्या होगा सर, रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी का मतलब एक पॉइंट पर कट करेंगी। और हल क्या होगा सर, केवल हल होगा। हल में क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, संगत होगा, संगत होगा। ऐसे दूसरी कंडीशन क्या थी अपने पास सर, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, लेकिन c1 और c2 बराबर ना हो तो सर ये समांतर के गुणधर्म होते हैं। और समांतर के केस में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है और असंगत भी होता है। तीसरा अपने पास क्या था, a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। सर अगर ऐसा है तो इसको हम क्या कहते हैं, संगामी या संपाती भी कहते हैं। संगामी है, अगर संगामी है तो कैसा होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा और संगत भी होगा। इन्हीं को बताना है अगले सवाल में। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल क्या है, ये रहा अपना अगला सवाल। हमसे पूछा गया बताइए ये रेखाएं संगामी हैं या समांतर हैं या फिर प्रतिच्छेदी हैं। तो हमें करना क्या होता है भैया, जब इसके हल की बात करेंगे तो अपने पास है पहला इक्वेशन 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन 1। अगर मैं इस समीकरण की तुलना कर लूं किससे सर, समीकरण की तुलना कर लूं, समीकरण की तुलना किससे करनी है सर, तुलना करनी है आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। अगर इससे तुलना कर ली जाए तो भैया पता है यहाँ पे a1 का मान कितना है, a1 का मान है 5, b1 का मान कितना है, b1 का मान है -4 और c1 का मान कितना है 8 है। तो a1 पता है, b1 पता है, c1 पता है, तथा और क्या दिया है, और दिया गया अपने पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0, ये अपना दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार a2 का मान कितना आएगा, a2 का मान हो जाएगा 7, b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा -9। a1 b1 c1 a2 b2 c2।
हम क्या निकाल लेते हैं, अब यहाँ निकालते हैं अनुपात। तो अतः अनुपात क्या क्या आएगा, अनुपात क्या क्या आएगा हम ये निकालेंगे। तो सबसे पहला अनुपात निकालेंगे A1 अपान A2 का। A1 का मान कितना है 5 और A2 का मान कितना है 7। B1 अपान B2 निकालेंगे। B1 का मान कितना है, B1 का मान है -4, -4 और 6 काट देंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो मिल गया -2/3। ऐसे C1 अपान C2 निकालेंगे। C1 अपान C2, C1 का मान है 8 और C2 का मान है -9। अब मैं अनुपातों की क्या करूंगा, तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर जब तुलना करूंगा तो हमें क्या क्या मिलने वाला है हम ये समझेंगे। तुलना कैसे होगी भैया, देखो ये 5/7 है, ये 2/3 है, तो बताओ क्या 5/7 कभी -2/3 के बराबर हुआ क्या आज तक? नहीं हुआ ना भैया, नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा, इसलिए हम ये कह देंगे A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2। अगर A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2 है तो हम क्या कह देंगे, इसलिए रेखाएं क्या होने वाली हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। क्या है, प्रतिच्छेदी। यही हमसे पूछा है, बताओ प्रतिच्छेदी हैं या संगामी हैं या समांतर है। तो रेखाएं क्या हो गई, प्रतिच्छेदी हो गई। कितना आसान तरीका, बस आपको क्या करना है सर, दो समीकरण लिखने हैं, तुलना करके A1 B1 C1 निकाल लेना है, A2 B2 C2 निकाल लेना है, फिर अनुपात निकालना है, अनुपातों की तुलना कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। चलिए जल्दी से नोट करते हैं तो आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है उसको समझते हैं। आगे है सेम यही सवाल फिर से दे दिया गया और आपसे कहा तुलना करके बताइए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भैया हल में आ जाते हैं और सवाल को लिख लेते हैं। पहले क्या है, 9x है प्लस 3y है प्लस 12 इक्वल में क्या लिखा है 0, इक्वेशन 1 मानते हैं। और यहाँ से जो A1 का मान मिलेगा वो 9 मिलेगा, B1 का जो मान मिलेगा वो 3 मिल जाएगा और C1 का जो मान मिल जाएगा वो 12 हो जाएगा। A1 B1 C1। आगे बढ़ते हैं, तथा क्या दिया है, दूसरा समीकरण अपने पास 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये अपना दूसरा समीकरण है। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से A2 का मान 18 हो जाएगा, B2 का मान 6 हो जाएगा, C2 का मान 24 हो जाएगा। A1 A2 B2 C2 क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। अनुपात किसका किसका अनुपात निकालना है भैया, A1 अपान A2 का अनुपात। अगर A1 अपान A2 निकालेंगे, A1 का मान 9 है, A2 का मान 18 है, कट के आ जाएगा 1/2 ये। ऐसे B1 अपान B2 निकालेंगे, B1 अपान B2, B1 का मान 3 है और B2 का मान 6 है, कट के आ जाएगा 1/2। ऐसे C1 अपान C2 निकालेंगे, C1 अपान C2, तो C1 का मान अपने पास क्या है 12 है और C2 का मान क्या है 24 है, कट के कितना हो जाएगा 1/2। अब यहां से हम जब देख रहे हैं तो अनुपातों की तुलना में क्या, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर जब अनुपातों की तुलना करने जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं भैया, 1/2 1/2 1/2, मतलब 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 हम कह देंगे। इसलिए रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं संगामी होंगी। रेखाएं क्या हो जाएंगी, संगामी। बस यही हमसे पूछा गया है, संपाती, संगामी, प्रतिच्छेदी, समांतर, यही आपको बताना है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, संगामी। इसके पहले वाला क्या था, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल अपने पास क्या है, एक और समीकरण दे रखा है अपने को और आपसे पूछा है इसके बारे में बताइए क्या होगा। चलिए इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे सवाल में क्या दिया गया है,
कहा गया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0 दिया गया है। इक्वेशन अपना ये पहला हो गया। यहां से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो a1 का मान 6 मिल रहा है, b1 का मान माइनस का 3 मिल रहा है और c1 का मान 10 मिल रहा है। ये a1 b1 c1। अगर हम आगे और बढ़ते हैं, आगे और बढ़ने पर क्या हो जाएगा यहाँ से, तथा अपने पास दूसरा जो समीकरण है वो है 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर में 0, ये दिया गया है। अगर ऐसा है तो ये समीकरण अपना दूसरा हो जाएगा। दूसरे को ध्यान से देखने पता चल रहा है a2 का मान 6 है, b2 का मान -1 है और c2 का मान 9 है। a1 b1 a2 b2 c2 क्या करना है, अनुपात निकालना है। अतः अनुपात, जब हम अनुपात निकालने चल रहे हैं तो क्या मिलेगा, a1 अपान a2, a1 अपान a2 का मान, a1 का मान है 6 और a2 का मान कितना है 2 है। a2 का मान कितना है भैया, यहाँ पे 2 है, तो ऊपर हो जाएगा 6 बटा में हो जाएगा 2, काटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, या 3 बटा 1 भी कह सकते हैं। b1 अपान b2 निकालेंगे, b1 अपान b2, b1 का मान है माइनस का 3 और बटा में है -1, कट के क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा। c1 अपान c2 निकालेंगे तो c1 का मान अपने पास है 10, c2 का मान है 9, ये कटने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, अब अनुपात की तुलना कर लेते हैं। जब अनुपातों की तुलना करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर जब तुलना करने जाएंगे भैया तो हम क्या देख रहे हैं, एक जगह 3 आया है बटा में 1 लगा देते हैं, दूसरी जगह पर भी 3 आया है बटा में 1, लेकिन सर जो तीसरा वाला मान है वो 10 बटा क्या है 9 है। इससे पता चल रहा है कि सर ये बराबर नहीं है। तो कौन कौन बराबर हुआ, a1 अपान a2 बराबर हुआ b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है। इसलिए मैं क्या कह दूंगा, इसलिए रेखाएं क्या हो जाएंगी, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। ये बस यही तो पूछा गया है, समांतर बताइए, संपाती बताइए, संगामी बताइए, प्रतिच्छेदी बताइए, यही आराम से आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए और समझते हैं अगला सवाल अपने पास क्या है। कहा गया है तुलना वही करनी है भैया, तुलना करते आप अभी तक क्या बता रहे थे, अभी तक जो हम बता रहे थे उसमें संपाती संगामी जिसको कहते हैं, समांतर और प्रतिच्छेदी बता रहे थे। अब आपको संगत और असंगत भैया, जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो संगत होता है, जिसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं वो संगत नहीं होता है, असंगत होता है। बस यही तो करना है आपको। चलो एक सवाल लगा लेते हैं इसकी भी। तो जब हम इसको हल करने जाएंगे पहला इक्वेशन को, दोनों इसके पहले जो सवाल लगा रहे थे और अब जो चल रहे हैं लगाने, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो क्या करने वाले हैं, यहां से हम लोग 3x है प्लस 2y है बराबर में 5 है, इसको इधर लाते हैं तो 3x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर 0, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और जब यहां तुलना करके बताएंगे तो a1 का मान आएगा 3, b1 का मान आएगा 2, c1 का मान आएगा माइनस का 5, a1 b1 c1। तथा और क्या दिया है अपने पास, और दिया अपने पास 2x माइनस 3y बराबर 7, ये है, इसको इधर ला लेते हैं तो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, इक्वेशन क्या हो जाएगा अपना, ये दूसरा हो जाएगा। यहां से मुझे a2 का मान मिलेगा, a2 का मान 2 है, b2 का मान मिलेगा माइनस का 3 है और c2 का मान मिलेगा माइनस का 7 है। अब क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेते हैं, अनुपात। अतः अनुपात ज्ञात करने पर, अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, अनुपात a1 अपान a2, a1 अपान a2, a1 का मान कितना है
A1 का मान 3, A2 का मान 2, 3/2। B1 अपान B2 निकालेंगे, B1 अपान B2। B1 का मान क्या है अपने पास 2, B2 का मान माइनस में है, माइनस का 2/3। C1 अपान C2 निकाल लेते हैं। C1 का मान है -5, माइनस का 7, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 5/7। ये अब हम जब इनको तुलना करने जा रहे हैं, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे भैया तो क्या देख रहे हैं 3/2, मतलब 3/2 बराबर माइनस का 2/3। क्या लगता है सर बराबर नहीं लग रहा है। जब पहला वाला ही बराबर नहीं अनुपात तो दूसरे वाले पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। इसका मतलब सर A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2, इसलिए रेखाएं क्या हो जाएंगी, रेखाएं संगत हैं। क्या है भैया, संगत है। क्यों संगत है ये भी बता दो सर, मतलब जिसका सॉल्यूशन होता है वही तो संगत होता है। तो ये रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी कितने हल होते हैं, एक हल होता है, इसका मतलब ये संगत हो जाएगा। बाकी जिसके हल नहीं होते वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिएगा। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल अपने पास क्या है भैया, अगला सवाल में भी यही कहा है संगत और असंगत बताइए, अनुपातों की तुलना करके आप बताइए संगत और असंगत हैं। तो पहला समीकरण क्या है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पहला समीकरण क्या है अपने पास, 1/2x प्लस 3/2y बराबर 8 दिया है। देखो वहां बटा में नहीं है तो हम यहाँ बटा में है, तो क्या करें एलसीएम ले लें क्या, कुछ भी कर लो, नहीं कुछ ना करो, ऐसे उतार लो। 1/2x प्लस 3/2y, इसको इधर लाएंगे -8 बराबर 0, इक्वेशन 1। अब तुलना करते हैं भैया, तो यहाँ A1 का मान आएगा कितना 1/2, B1 का मान आएगा 3/2 और C1 का मान आएगा -8। ये A1 B1 C1, A1 B1 C1 तथा और क्या दिया है, और अपने पास दिया है 2x प्लस 3y बराबर दिया है 12। ये इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। जब यहाँ तुलना करेंगे तो A2 का मान हो जाएगा अपने पास 2, B2 का मान अपने पास हो जाएगा 3 और C2 का मान अपने पास हो जाएगा -12। क्या करना है, अनुपात निकालना है। कहा ना अनुपात, किसका किसका निकालना है, अनुपात A1 अपान A2। तो पहले अनुपात निकालेंगे हम यहाँ से, A1 अपान A2। A1 का मान कितना है 1/2 है और इसका भी 2 है। हल करने पे भैया पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा। 1/2 है और ये भी क्या अपना 1/2 है, तो बटा 2 और बटा 2 घूम के क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा। ऐसे B1 अपान B2 का निकालेंगे, B1 अपान B2 का। B1 का मान कहाँ पे है, B1 का है 3/2 और B2 का कितना है 3, तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो फिर क्या बचेगा यहाँ से अपने पास 1/2, 1/2। अगला क्या है अपने पास C1 और C2, C1 और C2 है, C1 C2। C1 का मान माइनस में 8 है, C2 का मान -12 है। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, मतलब 2/3। माइनस से माइनस भी कट जाएगा। क्या दिख रहा है सर, अनुपात की तुलना करने पर, अनुपात की तुलना करने पर जब हम अनुपातों की तुलना कर लेते हैं तो क्या मिलने वाला है यहाँ से, हम यहाँ देख रहे हैं 1/4 आया हुआ है और यहाँ पे 1/2 आया है। तो सर यही अनुपात बराबर नहीं है, अगर यही बराबर नहीं है तो इसका मतलब हो जाएगा सर संगत हो जाएगा। क्यों सर, प्रतिच्छेदी के केस में क्या होता है, संगत ही तो होता है। तो बस इतना ही तो हमें हल करना था, इतना ही तो हल करके बताना था हमें, ठीक है।
जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ लासा भी ले सकते हैं, तो ये 8 दूना कितना हो जाता है 16, तो 1 और ये कितना था 16, तो यहाँ अपना आता 1/2, यहाँ आता 3 से 3 कटता 1, तब भी बराबर नहीं होता। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, चाहे आप एलसीएम लेके लगा लो चाहे आप ऐसे ही लगा लो। अगला सवाल अपने पास क्या है? अगला सवाल अपना यही है, संगत असंगत बताइए, और अगर संगत असंगत हो जाए तो उसे ग्राफ से हल करिए। ये सवाल दिया है, इसको मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं सुनहरे अक्षरों में SW। ये आपको ग्राफ बनाना भी आता है, अभी हमने सिखाया। आपको संगत असंगत पता करना भी आ गया, अभी हम लोगों ने सीखा। आपको प्रतिच्छेदी भी और समांतर और संपाती या संगामी भी पता करना आ गया। ये सब हम सीख चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे जहां भी क्वेश्चन दिखेंगे उसके लिए हम SW डाल देंगे। ग्राफ विधि से हल करना है, ग्राफ बनाना आता है, तो सबसे पहले संगत असंगत पता करेंगे, फिर सवाल को आगे हल करेंगे। ये एक सवाल है, क्या कहा है? आयताकार बाग है, लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, परिमाप 36 है, बाग की लंबाई और चौड़ाई बताइए क्या होगा। चलिए हल कर लेते हैं। आयताकार बाग है, तो जब इसके हम सॉल्व की बात करते हैं भैया, तो एक आयताकार बाग बना लेते हैं। ये सर ये बाग हो गए। अब ये मत पूछना सर इसमें पेड़ पौधे कहाँ पे हैं। अच्छा पेड़ पौधे, बाग है तो पेड़ भी होगा, चलो पेड़ बना लिए। ये कुछ ही ऐसा, ये रहा अपना पेड़। ये क्या रहा है सर? ये टहनियाँ हैं, ये पेड़ है। ऐसा कुछ एक पेड़ हम लोग बना लेते हैं। ये कुछ पेड़ की डिजाइनें हो गई। ठीक है, अब तो मानोगे ना बाग है। हाँ बाग है तो लंबाई, लंबाई को हम मान लेते हैं भैया x। क्या मान लेते हैं? x मीटर। ये और चौड़ाई को मान लेते हैं हम y मीटर। क्या मान लेंगे? x और y। तो माना बाग की लंबाई, बाग की लंबाई, हम बाग की लंबाई को मान लिए हैं x मीटर, तथा चौड़ाई, बाग की जो चौड़ाई है उसको हम मान लिए हैं y मीटर। x मीटर और y मीटर। क्या कहा है? हमसे कहा है भैया कि लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो जो अपने पास फर्स्ट केस है वो उसमें क्या है? लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा। लंबाई कितनी है? x, वो चौड़ाई से कितना ज्यादा है सर? 4 ज्यादा है। ये लंबाई चौड़ाई से क्या है? 4 ज्यादा। अब चाहे इसको हम ग्राफ से हल करें या थोड़ा से आगे बढ़ते हुए हम इसको प्रतिस्थापन से लगा लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है सर किसी एक चर का मान निकाल करके किसी दूसरे वाले इक्वेशन में क्या रखना, प्रतिस्थापित करना, उसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये अगला क्या है भैया? परिमाप। परिमाप का मतलब होता है, सेकंड केस पे आ जाते हैं। सेकंड केस, जो अपने पास सेकंड केस है उसमें हमसे कहा परिमाप। जो आयत का परिमाप होता है भैया वो होता है 2 लंबाई x चौड़ाई y बराबर कितना है? 36। इसको हल करते हैं, 2 इधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x प्लस y बराबर अपना आ जाएगा 36/2। तो x प्लस y बराबर अपना आ जाएगा 18। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब चाहे तो आप इसे ग्राफ से हल कर लीजिए या फिर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। किससे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। क्या होता है सर? प्रतिस्थापन में किसी एक इक्वेशन का एक चर का जो मान होता है दूसरे चर के रूप में निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में ले जाकर क्या करते हैं? रख देते हैं। तो जैसे ये अपने पास है x का मान, तो मैं क्या लिखूंगा? x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखते हैं, तो ये रहा 2। x का मान क्या है? y प्लस 4। x के स्थान पे रख रहे हैं तो ये रहा x, इसके स्थान पे y प्लस 4 को पुटअप कर देंगे। प्लस में क्या है? y बराबर में क्या है? 18। तो 2y बराबर हो जाएगा 18 माइनस का 4,
तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 12, कितना 14 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा भैया, 2 से काटेंगे तो 7 बार में y का मान कितना आ जाएगा 7, 2 से काट देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। y का मान 7 आ गया तो यहां पे रख देते हैं समीकरण 1 से, क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y का मान 7 है, 1 में रखेंगे तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे 7 + 4, 7 4 कितना हो जाएगा 11। तो ये अपना x का मान आ जाएगा और ये अपना y का, और 11 7 क्या हो जाएगा, x और y सवाल में कहा है दोनों का जोड़ 18 होना चाहिए, तो 11 7 18। इसका मतलब सर बाग की जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है और जो बाग की लंबाई है वो 11 मीटर है। अब इसे आप ग्राफ बना के भी हल कर सकते हो और ये प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने हल कर लिया, तो आप इसे ऐसे भी लगा सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड्स। क्या कहा गया है, आप ऐसे दो चर का एक समीकरण लिखिए जिसमें रेखाएं क्या हो जाएं, समांतर हो जाएं। अगर समांतर के केस में लिखना है भैया तो पहला क्या है अपने पास, ध्यान समझेंगे, 2x + 3y - 8 = 0। कंडीशन क्या है अपने पास, रेखाएं समांतर हो, और समांतर होने के केस में होता क्या है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 डज नॉट इक्वल होता है c1 और c2 के। अगर ऐसा है तो भैया देखो हमें ऐसा मान रखना है कि सर ये दोनों बराबर हो जाए, लेकिन ये बराबर ना हो, तब इसको हम 2x ही रख देते हैं। तब क्या करते हैं भैया, तब हम इसको 2x ही रख देते हैं, इसको 3y रख देते हैं, इसके स्थान पे 9 8 7 कुछ 8 नहीं 7 6 कुछ भी लगा दें, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस अपने आप से ऐसा लिख देना है ताकि ये कंडीशन फॉलो हो जाए बस, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या है, हमसे कहा समांतर, कुछ गलत लिख दिए क्या, समांतर रेखा हो और समांतर रेखा ना हो। सर समांतर नहीं होगा तो या तो फिर संपाती होगा जिसको संगामी के नाम से जाना जाता है, या फिर क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो समांतर ना हो इसका मतलब है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, या मैं ये भी कह सकता हूं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, पहला अपने पास क्या है 2x है, तो मैं लिखूंगा 2x + 3y को मैं लिख देता हूँ 5y, क्या दिक्कत है, और 8 को वैसे छोड़ देता हूँ बराबर 0। अब देखो इक्वेशन रेशियो अनुपात निकालने जाओगे तो बराबर नहीं आएगा, तो ये हो गया अपना आंसर। मतलब हमें एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें अनुपात बराबर ना हो, या फिर एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें अनुपात बराबर हो जाए। जैसे सर 2x को मैं लिख सकता हूँ 4x, 3y को मैं लिख सकता हूँ 6y, 8 को लिख सकता हूँ 16 माइनस का 16 बराबर 0। लो सबके अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी क्लासें हम लोग कल शुरू करेंगे। ये भी है अपने पास ग्राफ बनाते हुए त्रिभुज बनाना है, कल देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अभी ढेर सारी स्लाइडें बाकी हुई है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि को समझने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि के साथ साथ विलोपन विधि को समझने वाले हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि अभी न्यू एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो सिर्फ अपने पास दो ही मेथड्स हैं, एक प्रतिस्थापन और एक क्या है, विलोपन है। कुछ सवाल एक्स्ट्रा भी हैं, वो हम कल की क्लास में समझने वाले हैं। आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, और अगली क्लास को और इस क्लास को अगर आप मन से और लगन से देख लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि चैप्टर 3 आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।